सब्जेक्ट है हमारा हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी का। ठीक है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेमेस्टर 3 में भी होता है, 4 में भी होता है। ये आप सेमेस्टर 4 में हो तो आपके लिए भी यूजफुल है, और जो अगर कोई 3 वाला स्टूडेंट देखेगा तो उसके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, दोनों जगह ये होता है। वन शॉट वीडियो होने वाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा और इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 2 वीडियो है, एक तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसको अभी लिंक मैं आपको दे दूंगा। दोनों वीडियो को देख जाओ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सारे पीवाईक्यू उसमें कवर है। ये पहली वीडियो है हमारी जिसपे आपने इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन मैंने इस सेकंड वीडियो में, यानी जो अब आप देखने वाले हो, इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो दोनों वीडियो आपको देख जाना। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी कि सारे चैप्टर आप देखोगे ना, सारे चैप्टर यूनिट 1 2 3 4 5 जो भी आपकी यूनिट है, सारे के सारे मैंने चैप्टर करा दिए। सारी कहानी एकांकी जो भी है, एवरीथिंग करा रखा है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख के जाना है ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। और हिंदी खा के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी वीडियो है, उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट बना रखी है। सारे के सारे चैप्टर सब कुछ करा रखा है डिटेल में। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। लिंक आपको इसका टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पे आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, यानी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इस पे बताना है आपको। तो देखिए, हिंदी कहानी जो है आधुनिक हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विधा मानी जाती है। क्योंकि कहानी जो होती है छोटी होती है, क्योंकि नॉवेल्स जो होते हैं, जो उपन्यास होते हैं, वो तो बहुत बड़े होते हैं, उसके मुकाबले कहानी छोटी होती है। तो ये ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा संदेश दे जाती है। ठीक है, ज्यादा चीजें सिखा जाती है। तो ये मानव जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना या उसकी भावना या उसकी समस्या का संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण करती है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का विकास जो है समाज में आए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ है। हिंदी कहानी का अर्थ, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन की एक घटना, पात्र या भाव का संक्षिप्त, रोचक और प्रभावपूर्ण चित्रण किया जाता है। ठीक है, कहानी में क्या होता है कि जीवन की किसी एक घटना या फिर जीवन का कोई एक कैरेक्टर है या कोई भाव है, उसके बारे में उसको इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कथानक होता है, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, वातावरण तथा उद्देश्य होता है। इन सब का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। हिंदी कहानी का उद्भव देखते हैं। तो आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इससे पहले लोक कथाएं होती थी, धार्मिक कथाएं भी थी, पंचतंत्र जातक कथाएं भी होती थी, ये भी प्रचलित थी। लेकिन आधुनिक हिंदी जो कहानी है उसकी विशेषता इनमें नहीं थी। फिर भारतेंदु युग में जो कहानी है, इसका प्रारंभिक स्वरूप आपको दिखाई देगा। या ठीक है, भारतेंदु युग में जो कहानियां थी वो अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी। फिर द्विवेदी युग आता है, इसमें इसका व्यवस्थित विकास होता है, कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी थी, सामाजिक मुद्दों पे होने लगी थी। ठीक है, फिर प्रारंभिक हिंदी कहानी, यानी प्रारंभिक जो शुरुआत की जो हिंदी कहानी होती थी, ठीक है, उसमें किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती आ जाती है, इंशा अली खां की रानी केतकी की कहानी आ जाती है। ये प्रारंभिक कहानियां हैं। इन कहानियों में आधुनिक कहानी की पूरी विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है, फिर भी इन्होंने आगे की कहानियों के विकास के लिए एक रास्ता जरूर दिखा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद युग। कहानी का जो असली विकास हुआ है वो हुआ है प्रेमचंद युग में, यानी कहानी का वास्तविक विकास जो है, इसका श्रेय जो है वो मुंशी प्रेमचंद को दिया जाता है। इनके युग में ही हिंदी कहानी का विकास हुआ था। इन्होंने कहानी को कल्पना से निकालकर वास्तविक जीवन यानी वास्तविक दुनिया से जोड़ा। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, गरीब गरीब जो लोग हैं उनकी जो सामाजिक समस्या है, इनको अपनी कहानियों का विषय बनाया। ठीक है, किसानों के ऊपर कहानी लिखी, मजदूरों के ऊपर कहानी लिखी, महिलाओं के ऊपर कहानी लिखी इन्होंने। इनकी भाषा बहुत सरल होती थी, स्वाभाविक होती थी और जन सामान्य की भाषा होती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े और आसानी से समझ जाए। पंच परमेश्वर हो जाएगी, ईदगाह हो जाएगी, कफन, पूस की रात, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद का योगदान, जयशंकर प्रसाद ने कहानी में भावुकता, इमोशंस डाल दिए। ठीक है, और आदर्शवाद, इतिहास, संस्कृति, इनका समावेश किया। इनकी कहानियों में काव्यात्मक भाषा भी आपको देखने को मिलेगी, मानवीय संवेदनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर प्रेमचंद के बाद की कहानियां, प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र कुमार आगे हो जाएंगे, इलाचंद जोशी हो जाएंगे, यशपाल हो जाएंगे। ये भी लेखक है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक, वैचारिक और सामाजिक दिशा प्रदान की। इन्होंने कहानियों को लिखा, उसमें जो मनुष्य के मन के भाव होते हैं उसके बारे में लिखा। ठीक है, बहुत डिटेल में कहानियों को लिखा। इस दौर में व्यक्ति की आंतरिक संघर्ष और मानसिक अवस्थाओं पर विशेष बल दिया गया। नई कहानी आंदोलन,
1950 के दशक में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें कौन थे लिखने वाले? इसमें थे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। ठीक है, ये नई कहानी में व्यक्ति के अकेलेपन को, मध्यम वर्गीय जो जीवन है उसको, पारिवारिक जो तनाव है, बेरोजगारी की समस्या है, आधुनिक जीवन की जो समस्या थी उसको शामिल किया गया, इसीलिए इसको नई कहानी कहा जाता है, क्योंकि नए टॉपिक इसमें लाए गए थे। समकालीन हिंदी कहानी, यानी समकालीन कहानी में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी जीवन, वैश्वीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, तकनीक और बदलते सामाजिक संबंधों के बारे में डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, आज के समय में जो कहानियां हैं उन कहानियों में आपको महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के जीवन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। आज की कहानी जो है ज्यादा यथार्थवादी हो गई है, यानी कि ज्यादा इसमें आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, समाज की सच्चाई। ठीक है, इसमें कल्पना या मनोरंजन के उद्देश्य से ज्यादा इसको नहीं लिखा जाता, बल्कि समाज को एक संदेश देने के लिए लिखा जाता है। बहुआयामी यानी अलग अलग टाइप के टॉपिक इसमें रख लिए जाते हैं। हिंदी कहानी के प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये संक्षिप्त होती हैं, प्रभावशाली कथानक होता है, यानी सारी इवेंट्स जो होते हैं प्रभावशाली होते हैं, यथार्थ जीवन का चित्रण होता है, कम पात्र और सशक्त चित्रण होता है इसमें, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय समस्याओं का चित्रण होता है, अंत में प्रभावपूर्ण संदेश इसमें दिया जाता है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी हिंदी कहानी का विकास जो है वो लोक कथाओं से प्रारंभ होकर आधुनिक जो यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक और समकालीन कहानी तक ये पहुंच चुका है। प्रेमचंद ने इसे सशक्त आधार दिया है, बाद में कहानीकारों ने इसे और ज्यादा क्या किया, नई दिशा दी। आज हिंदी कहानी जो है भारतीय समाज में जो बदलता हुआ स्वरूप है इसका सजीव दस्तावेज बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध के विकास पे आपको प्रकाश डालना है, यानी हिंदी साहित्य में निबंध का विकास जो हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, निबंध क्या है? हिंदी गद्य में एक महत्वपूर्ण विधा माना जाता है। ठीक है, यानी ये गद्य की विधा है। जैसे गद्य की विधा क्या होता है? आपकी कहानी होती है, निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, एकांकी होते हैं, नाटक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये गद्य की विधा है। तो निबंध भी उसी प्रकार से एक गद्य की विधा होती है। इसमें किसी विषय पर लेखक जो होते हैं वो अपने विचारों को, अपने अनुभव को, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब देखो, निबंध जो होते हैं वो बड़े भी है, ठीक है, बहुत बड़े हो सकते हैं, कहानी छोटी होती है या बड़ी कहानी भी हो सकती है। उसी प्रकार से निबंध छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े साइज तक निबंध हो सकते हैं। हिंदी निबंध का विकास जो है वो आधुनिक युग में सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय चेतना और पत्रकारिता के विकास के साथ हुआ। यानी जब हमारे आधुनिक आधुनिक युग में जब हमारा समाज में जब लोग जागरूक हुए, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का जब उत्थान हुआ उनके मन में, पत्रकारिता का जब विकास हुआ, तो उसी समय में निबंध भी हमारे यहाँ पे हिंदी साहित्य में विकास कर रहा था। तो निबंध का अर्थ क्या है? निबंध शब्द का अर्थ है किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। इसमें लेखक जो होता है वो लेखक का व्यक्तित्व, उसके अनुभव, उसके तर्क, उसकी शैली, ये हमको देखने को मिलती है। तो इसका प्रारंभिक विकास कब से माना जाता है? क्योंकि ये आधुनिक युग में माना जाता है, यानी कि ये भारतेंदु युग से इसका इसका जो प्रारंभ है वो माना जाता है। ठीक है, और इस समय पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय विषय पर निबंध भी लिखे जाने लगे थे। फिर भाषा जो थी इनकी सरल होती थी ताकि जन जागरण यानी जनता तक आसानी से पहुंच सके और जनता उस भाषा में निबंध को पढ़े और वो आसानी से समझ सके। ठीक है, जनता को जागरूक करने के लिए निबंध लिखे जा रहे थे। भारतेंदु युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य और निबंध को नई दिशा दी। उनके निबंधों में आपको देशभक्ति दिखेगी, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, आधुनिक विचारों का समावेश मिलता है। ठीक है, यानी देशभक्ति की भावना, समाज में सुधार, राष्ट्रीय चेतना यानी राष्ट्र को जागरूक करना, ठीक है, और आधुनिक विचार, इन सब का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपको जरूर पेपर में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि इस समय के कुछ प्रमुख या फिर आप ये मान लो फेमस, प्रसिद्ध जो निबंधकार हैं उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी निबंध जो था बहुत ज्यादा गंभीर होने लगे, तार्किक होने लगे और विचार प्रधान बन गए थे। क्योंकि द्विवेदी युग में जैसे ही आते हैं तो निबंध जो है इस समय में बहुत सीरियस टॉपिक पे लिखे जाने लगे थे, बहुत सीरियस, तार्किक यानी लॉजिकल होते थे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दो, और विचार प्रधान यानी आपको उस पर सोचने के लिए मजबूर करते, ऐसे निबंध लिखे जाते थे। इसमें भाषा की शुद्धता पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया,
अनुशासन, स्पष्टता, इन पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था। इस युग में सामाजिक सुधार के ऊपर शिक्षा, साहित्य और राष्ट्रीयता से जुड़े जो विषय थे, इन पे निबंध बहुत लिखे जाते थे। तो इस काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंधकार हैं? ठीक है, द्विवेदी जी हो जाएंगे, फिर बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ठीक है, इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है शुक्ल काल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके समय। तो इनका क्या योगदान है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, हिंदी के महान निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों में गहन चिंतन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे गए निबंध है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है, हमारे मन का, हमारे भावों का विश्लेषण होता है उसमें, सरल भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और शुक्ल जी के निबंध जो है, उसका संग्रह कौन सा है? उसको चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, यानी चिंतामणि में शुक्ल जी के आपको निबंध का कलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, भाव या मनोविकार, ये क्या है? ये इनका निबंध है महत्वपूर्ण। और इस निबंध में इनकी शैली का पता लगता है कि कितने मतलब कितना बेहतरीन निबंध लिखते हैं ये। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, बाबू गुलाब राय हो जाएंगे, ये भी अच्छे निबंधकार हैं। छायावाद और उसके बाद का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, इन लेखकों ने निबंध को सांस्कृतिक, साहित्यिक और भावात्मक ऊंचाई प्रदान की। इस समय में क्या था? ललित निबंधों का विकास हुआ। ठीक है, निबंधों के माध्यम से आपको हास्य हास्य रस भी दे दिया जाता था। फिर आधुनिक हिंदी निबंध। आधुनिक निबंधों में सामाजिक परिवर्तन होता है, विज्ञान, संस्कृति, पर्यावरण, लोकतंत्र, स्त्री विमर्श, वैश्वीकरण, मीडिया और समकालीन समस्याओं पे खूब विचार किया गया। यानी कि एक तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो हम आधुनिक होते जा रहे हैं, इन सब चीजों पे इस पे खूब चर्चा हुई है, खूब लिखा गया है। आज का निबंध जो है वो ज्यादा विश्लेषणात्मक है और बहुआयामी है। ठीक है, यानी कई सारी क्षेत्रों को इसमें जोड़ दिया जाता है और विश्लेषणात्मक भी है। फिर इसके बाद हिंदी जो निबंध होते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इसमें विचारों की स्पष्टता, यानी निबंध की जो विशेषता है, इसमें विचार स्पष्ट होते हैं। तार्किक और क्रमबद्ध प्रस्तुति, यानी इसको पूरे तर्क के साथ क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, यानी इसको जो लिखने वाला लेखक है, उसका उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमको पता लगता है। और इसमें सरल, प्रभावशाली और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान, संवेदना और तर्क का संतुलन होता है। ठीक है, समाज और जीवन से इसका गहरा संबंध देखने को मिलता है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी हिंदी निबंध में भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक काल तक लगातार इसमें विकास होता रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, ये जो लेखक है, इन्होंने क्या करा? निबंध जो विधा है, इसको और ज्यादा समृद्ध बनाया। आज हिंदी निबंध जो है, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक अभिव्यक्ति का एक पावरफुल, यानी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के तत्व के आधार पे दीपदान जो एकांकी है, ठीक है, इसकी समीक्षा आपको करनी है। मैंने सारे यूनिट, सारे चैप्टर करा रखे हैं, आपको वहां पे एक बार जरूर इसको देख लेना है, ताकि आपको दीपदान समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकांकी क्या होता है। तो एकांकी क्या है? ये एक नाटक का छोटा रूप है, यानी लघु रूप होता है। ठीक है, इसमें एक ही अंक होता है, यानी एक अंक होता है, इसीलिए इसका नाम एकांकी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, दीपदान जो है, ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं, इनके द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, याद रखिए, ऐतिहासिक और भाव प्रधान एकांकी है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो आप इमोशनल हो जाओगे। आप इसमें जो धाई माँ हैं, उनके बलिदान को देखकर, ठीक है, बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का बलिदान दे देती है, ठीक है, कुंवर को बचाने के लिए। तो ये जो एकांकी है, ये चित्तौड़ के इतिहास, यानी चित्तौड़ का जो इतिहास है, उसके बारे में हमको बताती है। और बहुत ही मर्मस्पर्शी घटनाएं, यानी बहुत ही इमोशनल घटनाएं। ठीक है, इसमें जो धाई माँ है, जो जो पन्ना धाई जिनको कहा जाता है, इनके अपूर्व बलिदान की ये कथा है कि इन्होंने किस तरीके से अपने बेटे का बलिदान कर दिया। इसमें आपको त्याग, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको त्याग दिखेगा कि किस तरीके से अपने कुंवर को बचाने के लिए धाई माँ ने अपने बेटे, यानी चंदन, उनके बेटे का नाम था चंदन, अपने बेटे को उन्होंने कैसे उसका त्याग कर दिया। राष्ट्र प्रेम दिखेगा, अपने कर्तव्य निष्ठा इसमें आपको देखने को मिलेगी कि धाई माँ ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए किस तरीके से इतना बड़ा बलिदान दिया। और मानवीय संवेदनाओं का ये सुंदर चित्रण है। ये एकांकी एक सफल एकांकी है। ठीक है, इसमें प्रमुख तत्व जो होते हैं वही कथानक हो गया, पात्र यानी इसके कैरेक्टर हो गए, संवाद हो गया, उद्देश्य, भाषा शैली, रंगमंचीयता, ये सब है। ठीक है,
तो इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कथानक की। कथानक क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो घटनाएं होती है ना, जैसे मान लो इसे एकांकी में जो घटना है, इवेंट्स है, उन घटनाओं को क्रमबद्ध यानी उसका जो क्रम चलता है उसी को हम कथानक कहते हैं। या मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी में पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, एंड में क्या होता है, ये सब क्या हो जाता है, उसका कथानक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए दीपदान जो है, इसका कथानक जो है वो संक्षिप्त है, यानी शॉर्ट में बताया हुआ है, बहुत ही रोचक यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रभावशाली है। कहीं ना कहीं इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप पे इसका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूरी कहानी एक मुख्य घटना के आसपास घूमती है। ठीक है, यानी ये जो कहानी है ये चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ के राजकुमार जो थे उनकी रक्षा की कहानी है। तो एक मुख्य घटना है, उसके आसपास ये कहानी घूमती है। कथानक में आरंभ होता है, फिर विकास है, फिर चरम बिंदु यानी क्लाइमेक्स आ जाता है, और एंड में एक संतुलित क्रम मिलता है। ठीक है, ये अनावश्यक घटना इसमें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कोई भी ऐसी चीज, फालतू की चीज इसमें नहीं दे रखी है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। सारे मेन कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं और सारी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से आपको देखने को मिलती है, जिससे कि एकांकी जो है इसका प्रभाव जो है और ज्यादा बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है हम सिंपल तरीके से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको और अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये बात भी लिखनी है जो मैंने अलग से लिख रखी है। इसमें आपको बताना है कि इसका कथानक जो है वो चित्तौड़ के राजकुमार थे, जो कि एक बालक थे यानी उदय सिंह थे। ठीक है, इनकी रक्षा करने के लिए जो पन्नाधाय हैं वो अपने एकमात्र पुत्र यानी उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है चंदन, उसका बलिदान कर देती है अपने उस राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक घटना पे आधारित है। बनवीर जो था वो क्या था, एक षड्यंत्रकारी था। इसने कुंवर उदय सिंह को, और इससे कुंवर उदय सिंह को बचाने के प्रयास की कथा जो है इसमें आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। इसमें आपके मन में एक तीव्र कौतूहल हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सोचते रहोगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और नाटकीयता भी इसमें पूरी एंड तक आप पढ़ोगे तो आपको नाटकीयता भी इसमें एंड तक बनी रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है पात्र चित्रण, यानी इसके चरित्र यानी इसके कैरेक्टर्स। तो ये जो एकांकी है इसके पात्र जो है वो कम है, और परंतु सभी अपने अपने चरित्र के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो प्रत्येक पात्र के माध्यम से त्याग, कर्तव्य, देशभक्ति, आदर्श जीवन के मूल्य जो है इसका चित्रण आपको देखने को मिलता है। इसके जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं, सजीव है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये तो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये जरूर लिखना है, यानी इस एकांकी में मुख्य रूप से 4 से 5 ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। पन्नाधाय जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे यानी चंदन का बलिदान कर देती है अपने राजकुमार को बचाने के लिए। फिर दूसरी तरफ है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो है एक बालक है, ज्यादा बड़ी उनकी उम्र नहीं है। ठीक है, अबोध बालक है। फिर चंदन, चंदन जो है वो धाय माँ यानी जो पन्ना थी उनका पुत्र है। बनवीर जो कि एक बहुत ही बेकार व्यक्ति है, यानी क्रूर है ये बहुत ज्यादा, और लालची है, सत्ता लोभी है, यानी एक तरीके से इसमें खलनायक का कैरेक्टर निभाया है इसने। ठीक है, और सत्ता लोभी यानी सत्ता का लालच करता है, वो चाहता है कि उस अबोध बालक को यानी कुंवर उदय सिंह को मार दे और सत्ता अपने हाथ में हथियार ले। ठीक है, फिर सोना, सोना जो है एक नर्तकी है, और पन्नाधाय का जो चरित्र चित्रण है इस एकांकी में सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, क्योंकि सबसे जो मेन कैरेक्टर है ना वो पन्नाधाय ही है इस एकांकी में। सेकंड, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है सेकंड के बाद, ये है डायलॉग्स यानी कि संवाद। संवाद जो है छोटे हैं, क्योंकि एकांकी में संवाद हमेशा छोटे होने चाहिए। ठीक है, तभी वो इंटरेस्टिंग बनेगी। तो इसमें डायलॉग्स बहुत ही छोटे हैं, स्पष्ट हैं, स्वाभाविक हैं और उद्देश्यपूर्ण है। प्रत्येक संवाद जो है कथा को आगे बढ़ाता है और पात्रों के स्वभाव और भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी पात्र जो कैरेक्टर है उसका क्या स्वभाव है, क्या उसका नेचर है, उनकी क्या भावनाएं हैं, इसको व्यक्त करता है हर एक डायलॉग। संवादों में आपको भावुकता दिखेगी, कई जगह पे इमोशनल कर देते हैं ये संवाद। नाटकीयता का सुंदर समन्वय आपको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, संवादों में क्या है, ओज, ओज का मतलब है तेज है एक प्रकार का। करुणा का अद्भुत मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि जब बनवीर जो है पन्ना को जागीर का लालच देता है, तो पन्ना कहती है कि बनवीर तुम राजपूती को कलंकित कर रहे हो। ठीक है, यानी बनवीर क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि ये जो पन्ना है, अगर मैं इसको लालच दे दूंगा तो ये लालच में आ जाएगी और मुझे बता देगी कि जो कुंवर है वो कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जो पन्ना धाय होती है यानी जो दायमा है वो राजपूती, वो कहती है कि तुम एक राजपूती को कलंक कर रहे हो, यानी राजपूती जो है वो अपनी जान दे सकती है लेकिन लालच में, ठीक है, लालच में आके
अपने राष्ट्र के साथ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती है। ऐसे संवाद कथा को चरम सीमा यानी क्लाइमेक्स तक पहुंचा देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा देश, काल और वातावरण। एकांकी का वातावरण जो है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि चित्तौड़ की कथा है, ऐतिहासिक कथा है, ठीक है। इसमें समय, स्थान और जो परिस्थितियां हैं इसका बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और ये चित्रण ऐसा है कि जो पाठक यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे आप मान लो आप इसको पढ़ते हो तो आप पाठक हो, यानी पाठक जो है स्वयं को उसी युग में अनुभव करेगा, वो फील करेगा कि हम उस युग में पहुंच गए हैं और वैसी ही कहानी आपके सामने चल रही है। वातावरण कथा के प्रभाव को और ज्यादा सशक्त यानी मजबूत बना देता है। इसमें क्या है, मध्यकालीन जो राजपूती वैभव है और महल का जो वातावरण होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। मयूर पक्षीय कुंड में दीपदान का उत्सव चल रहा होता है, और ये जो उत्सव है, इसी उत्सव के इर्द गिर्द ये पूरे का पूरा एकांकी जो है वो घूमती रहती है, ठीक है। आपको वो नर्तकी वाला सीन याद हो अगर आपने पढ़ा है, नर्तकी कैसे उसको बहाने से बुला के ले जाती है कि दीपदान चल रहा है और मतलब बाहर चलो, लेकिन उसमें उसका लालच भी एक तरीके का दिख जाता है उसमें, ठीक है। फिर मृत्यु का सन्नाटा भी है, जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो सारी चीजें दिखाई गई है। इन सब का चित्रण जो है बहुत ही सजीव है। भाषा शैली, दीपदान की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, साहित्यिक और प्रवाहपूर्ण है। जहां आवश्यकता होती है वहां पे भावात्मकता भी आपको दिखेगी, काव्यात्मकता भी आपको दिखेगी। हालांकि ये एकांकी है लेकिन इसमें आपको काव्यात्मक जो पोएट्री टाइप का होता है इस ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भाषा पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप है, यानी इसकी जो लैंग्वेज है वो इसके जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं और जो सिचुएशन यानी जो समय की परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है, जिससे एकांकी अधिक प्रभावशाली बन जाती है, ठीक है। यानी इससे एकांकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभाव अपना छोड़ जाती है। इसके बाद उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य जो है उसमें त्याग, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य का पालन और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है, ठीक है। लेखक जो है वो संदेश देते हैं कि व्यक्तिगत सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो समाज, राष्ट्र और मानवता का हित होता है। यानी अपने सुखों को छोड़कर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए जीना सीखो, ठीक है। फिर मंचीयता, क्योंकि देखो ये जो एकांकी है ना, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखी जाती है, इसको इसको अभिनय किया जाता है, यानी रंगमंच पे जाके, जैसे नाटक होता है ना, नाटक को परफॉर्म किया जाता है रंगमंच पे जाके, उसी तरीके से एकांकी भी तो एक नाटक का छोटा सा रूप है, तो इसको भी परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है रंगमंच पे। तो दीपदान जो है इसका मंचन की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सफल एकांकी मानी जाती है, और हिंदी साहित्य की सबसे सफलतम एकांकी में दीपदान का नाम आता है, ठीक है। इसमें सीमित पात्र यानी बहुत ही कम कैरेक्टर हैं, सीमित घटनाएं हैं, प्रभावशाली संवाद है और सशक्त दृश्य विधान है, ठीक है। आपको मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप इसको देख पा रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप महसूस करोगे कि आप उसी जगह पे पहुंच गए हो, ठीक है। दृश्य विधान यानी आपको ऐसा महसूस करा देगा ये। फिर इसलिए इसका मंचन जो है बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। एकता का निर्वाह, यानी एकांकी में समय, स्थान और कार्य, इसकी एकता बनी रहती है। पूरी कथा जो है एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर है, और जो कि सफल एकांकी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है। कोई भी एकांकी तभी सफल होगी जब उसके उद्देश्य क्लियर होंगे और पूरी एकांकी में कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ही ओर अग्रसर वो आपको दिखे तो समझ जाना कि वो एकांकी सफल होएगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है पॉइंट शीर्षक की सार्थकता, यानी जो इसका शीर्षक है दीपदान, ये सार्थक है, क्योंकि दीप, दीप क्या है, दीप का मतलब दीपक होता है, दान। अब यहाँ पे दीपदान का मतलब ये नहीं है कि हम दीपक का दान कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब है कि जो धाई माँ है, धाई माँ का जो इकलौता बेटा है यानी चंदन, ठीक है, चंदन जो है उसका इकलौता बेटा है, वो उसको दान कर देती है, यानी उसका बलिदान कर देती है, ठीक है। उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है लेकिन वो कुंवर को बचा लेती है, तो एक तरीके से उसने अपना दीप दान कर दिया, यानी अपने बेटे को दान कर दिया है। तो दीपदान जो टाइटल है, शीर्षक है, ये अत्यंत उपयुक्त यानी बिल्कुल सही है और प्रतीकात्मकता भी है, ठीक है। इसमें यानी दीपदान की से इशारा किया जाता है चंदन की ओर। फिर यहाँ पे दीप जो है वो त्याग, आशा और प्रकाश और आदर्श का प्रतीक है, जबकि दान जो है वो निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। इसलिए शीर्षक एकांकी की मूल भावना को पूरी तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। यानी जो इसका शीर्षक है वो एकांकी की भावना को व्यक्त कर पाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो शीर्षक है वो दो स्तर पे सार्थक है। एक और जहाँ पे महल में औरतें नाच गाने का जो प्रोग्राम हो रहा है, दीपदान का जो उत्सव हो रहा है जिसमें महिलाएं नाच रही हैं, ठीक है, उसके साथ नदी में जो दीपदान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर, ठीक है, एक तरफ तो वहां पे भी सही है क्योंकि देखो
दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा था। वो नर्तकी जो है वो कुंवर को बुलाने आती है, अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको पता होगा। और दीपदान में क्या होता है, महिलाएं नाच रही हैं, संगीत चल रहा है और वहां पे लोग नदी में जाके दीपक जलाते हैं, यानी दीप को उसमें छोड़ देते हैं नदी में, दीपदान है। तो इसको भी ये सटीक है, इसके लिए भी सार्थक है। दूसरी तरफ जो पन्ना है यानी जो धाई माँ है, उसका कुल दीपक यानी उदय सिंह जो है, उनको बचाने के लिए वो स्वयं के पुत्र यानी उसके जीवन का जो दीपक है जिसका नाम चंदन है, उसको दान कर रही है। ठीक है, यानी ये जो शीर्षक है बहुत ही इमोशनल है, मार्मिक है और सार्थकता से परिपूर्ण है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी दीपदान एक सफल ऐतिहासिक और आदर्शवादी एकांकी है। इस ये संक्षिप्त में है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसका कथानक, जो इवेंट्स होती है, जो घटनाएं होती है, वो क्रमबद्ध है। सशक्त पात्र है, यानी इसके कैरेक्टर बहुत ही मजबूत है। स्वाभाविक संवाद यानी जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, बनावटी कुछ भी नहीं लगेगा उसमें। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक वातावरण है, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ की कथा है ये। और रंगमंचीयता यानी इसको रंगमंच पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सारे जो अच्छे आदर्श हैं उसका सही समन्वय आपको इस दीपदान एकांकी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हिंदी एकांकी में ये सबसे बेस्ट रचनाओं में इसको गिना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखा चित्र का सामान्य परिचय। अब देखो ये जो आपके सामने प्रश्न है ना, ये शॉर्ट वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी उसमें करा रखे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आएगा, तो छोटा ही आंसर लिखना, बड़ा नहीं लिखना आपको। तो रेखा चित्र क्या है इसके बारे में आपको परिचय देना है। तो रेखा चित्र हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु या किसी स्थान या कोई घटना, इसका संक्षिप्त यानी शॉर्ट में वर्णन होता है, जो कि बहुत सजीव और बहुत ही प्रभावशाली चित्र शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अब रेखा चित्र का मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि इसमें कोई चित्र बनाया जाता है, इसमें बल्कि जैसे देखो एक अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझो। जैसे चित्रकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं से एक अच्छा चित्र बना देते हैं। उसी प्रकार से लेखक जो है वो शब्दों की सहायता से यानी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में या किसी दृश्य के बारे में या किसी घटना के बारे में जीवंत चित्रण कर देते हैं, उसी को रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, यानी शब्दों से, कम शब्दों में किसी घटना को बता देना, किसी वस्तु के बारे में बता देना, किसी व्यक्ति के बारे में बता देना, किसी स्थान के बारे में बता देना, तो ये रेखा चित्र कहलाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, रेखा चित्र का अर्थ है लाइन, और चित्र का अर्थ यहाँ पे क्या है, चित्र या तस्वीर, यानी शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का ऐसा चित्र प्रस्तुत करना कि उसका व्यक्तित्व जो है पाठक के सामने जीवंत हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, रेखा चित्र कहलाएगा। अब इसकी विशेषता क्या होती है, ये आकार में छोटा होगा। ठीक है, रेखा चित्र हमेशा शॉर्ट में होता है, संक्षिप्त होता है, और किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु का इसमें सजीव चित्रण किया जाता है। भाषा इसकी हमेशा सरल होगी और ये बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि कम शब्दों में होता है तो सीधा टू द पॉइंट बातें इसमें कही गई होती है और चित्रात्मक होती है ये। लेखक जो होते हैं अपने अनुभव यानी जो उनके एक्सपीरियंस है, उनकी जो संवेदना है, उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें कल्पना का भी प्रयोग किया जाता है और यथार्थ यानी सच्चाई का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, यानी कल्पनाओं का भी उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन बहुत रेयर, ज्यादातर जो रेखा चित्र होते हैं उसमें कहीं कहीं पे या बहुत मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही कल्पना का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें कल्पना की अपेक्षा यथार्थ यानी जो सच्चाई होती है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना कि कल्पना बिल्कुल नहीं होती है, कुछ जगह पे कल्पना होती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाना है लेखक को तो वो कल्पना रखेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज उसमें यथार्थ यानी सच्चाई पे होती है। इसमें बाहरी रूप के साथ साथ व्यक्तित्व का भी चित्रण किया जाता है, यानी जो पर्सनैलिटी होती है किसी की, उसका भी चित्रण किया जाता है। अब प्रमुख रेखा चित्रकार कौन से हैं, जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की लेखिका हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो कहलाते हैं, ये मुख्य रेखा चित्रकार माने जाते हैं। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, ये महत्वपूर्ण इनके रेखा चित्र हैं। राम वृक्ष बेनापुरी की माटी की मूर्तें, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष है, यानी रेखा चित्र हिंदी गद्य की एक प्रभावशाली विधा मानी जाती है। इसमें कम शब्दों में किसी व्यक्ति या किसी दृश्य का सजीव चित्रण कर दिया जाता है जो कि यादगार बन जाए। नेक्स्ट है व्यंग। व्यंग विधा के बारे में बताइए। तो व्यंग जो होता है हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से समाज, राजनीति, धर्म, व्यक्ति की बुराइयां तथा विसंगति पर हास्य और कटाक्ष के द्वारा प्रहार किया जाता है। आपने सुना होगा ना, कई बार व्यंग कर दिया जाता है चुटकुलों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, ठीक है, या फिर किसी कहानी के माध्यम से। तो व्यंग जो है हिंदी गद्य की एक विधा है
इसके माध्यम से समाज, राजनीति, धर्म, व्यक्ति की बुराइयां और विसंगतियों पर हास्य हास्य रूप से कटाक्ष कर दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल हमको हंसाना नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा देना होता है। ठीक है, ये इसे कोई आप कॉमेडी या फिर मनोरंजन का साधन मत समझना, बल्कि ये हंसाने के साथ साथ कटाक्ष करती है समाज की बुराइयों पे, समाज को सही दिशा ये दिखाना चाहती है। अब व्यंग जो होते हैं इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते हैं। यानी व्यंग जो है समाज की कुरीति, समाज में जो कुरीतियां चल रही है, समाज में जो पाखंड है, समाज में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, इसका ये विरोध करते हैं। हास्य और कटाक्ष का प्रयोग, यानी इसमें हंसी के साथ साथ हमको तीखा व्यंग भी देखने को मिलता है, जिससे पाठक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यंग क्या करता है, समाज की बुराइयों पे प्रहार करता है। ठीक है, और हमको हंसाता भी है, साथ के साथ तीखा व्यंग भी करता है, जिससे कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं किसी घटना पे, किसी चीज पे। सुधार की भावना, यानी व्यंग का उद्देश्य जो होता है केवल आलोचना करना नहीं होता, बल्कि समाज में सुधार लाना भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है यथार्थ का चित्रण। इसमें समाज और जीवन की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया जाता है। समाज की जो समस्या है, समाज में जो चीजें चल रही हैं, उसको इसमें लाया जाता है। सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यंग की भाषा हमेशा सरल, सहज और प्रभावशाली होती है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भाषा होती है। चुटीली, चुटीली का मतलब यहाँ पे है चुटकुला टाइप की भाषा होती है। फिर पाठक पर गहरा प्रभाव, यानी व्यंग जो है पाठक को हंसाने के साथ साथ गंभीर चिंतन, यानी बहुत गहराई से उस पर सोचने के लिए भी उसको प्रेरित करती है। प्रमुख व्यंग्यकार कौन से हैं, तो हिंदी में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, शिलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख व्यंग्यकार हैं। तो हरिशंकर परसाई ने कौन से व्यंग लिखे हैं, तो ये पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, विकलांग और श्रद्धा का दौर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक दौर बता देता हूँ, जैसे आपने भोला राम का जीव, अगर आपको कभी टाइम मिले तो भोला राम का जीव पढ़ना, उसमें करप्शन के ऊपर बहुत अच्छा व्यंग किया हुआ है। ठीक है, 10 डे फास्ट, हिंदी में इसको 10 दिन का उपवास कहा जाता है। ये भी हरिशंकर परसाई के द्वारा एक मतलब एक ऐसा मतलब व्यंग किया गया है इसमें भी। ठीक है, फिर शरद जोशी, इन्होंने जीप पर सवार झल्लियां, तिलस्म, ये लिखा है। शिलाल शुक्ल की राग दरबारी, ये तो सबसे मतलब हिंदी में, हिंदी के साहित्य में अगर कोई सबसे ज्यादा जो फेमस है किस लिए, अपने व्यंग के लिए, तो वो है राग दरबारी। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध व्यंग प्रधान उपन्यास है, याद रखना ये उपन्यास है। ठीक है, इस नोवेल में क्या किया गया है, करप्शन के ऊपर, जो जो राजा होते हैं, जो उनका सिस्टम होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सटीक तरीके से व्यंग किया गया है। निष्कर्ष आपको बताना है, यानी व्यंग जो होता है हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रभावशाली विधा है, जो कि हाथ से हमको हंसाती भी है, इसके साथ साथ कटाक्ष भी करती है, समाज की बुराइयों को हमारे सामने लाती है, और उसमें सुधार की प्रेरणा भी देती है। ठीक है, अब बात करते हैं एकांकी के तत्व। एकांकी अभी हमने पढ़ा था दीपदान के बारे में, उसके तत्वों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एकांकी क्या है, नाटक का एक लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसमें केवल एक ही अंक होता है, उसमें कोई एक घटना हो जाएगी, कोई समस्या हो जाएगी, और इसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में हो जाए और प्रभावशाली तरीके से एकांकी को प्रस्तुत किया जा सके। सफल एकांकी के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जिनके आधार पे उसकी गुणवत्ता, उसकी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो वो तत्व कौन से हैं, सबसे पहला है कथानक। कथानक क्या होता है, एकांकी का कथानक जो होता है छोटा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि कथानक क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, इसमें होते हैं इवेंट्स, यानी कि घटनाएं। अब ये जो घटनाएं होती है क्रम से होती है, पहले कोई घटना होगी, फिर दूसरी घटना होगी, फिर तीसरी घटना होगी, फिर चौथी घटना होगी, फिर पांचवी घटना होगी, फिर उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब कुछ क्रम से होती है, ऐसा नहीं है कि एंड पहले आ जाएगा फिर इंट्रो बाद में आएगा, ऐसा नहीं, सब कुछ क्रम से होता है, तो इसी को कथानक कहा जाता है। पात्र क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर होते हैं, यानी जब हम कोई कहानी या कोई एकांकी को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पात्र होते हैं। जैसे कि अभी हमने दीपदान को पढ़ा था, दीपदान में कौन थे, दीपदान में एक तो चंदन था, धाई माँ थी, ठीक है, कुंवर थे, और वो जो उसका एक कैरेक्टर था जो कहीं ना कहीं चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता है, वो नर्तकी हो जाएगी। ये कुछ मेन कैरेक्टर है इसके। तो एकांकी में पात्र होते हैं, उसकी संख्या हमेशा कम होती है, क्योंकि जितनी संख्या कम होगी उतना ही ज्यादा शॉर्ट में एकांकी को लिखा जा सकता है। और प्रत्येक पात्र का जो उद्देश्य जो होगा वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसका चरित्र बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उभरता है। फिर संवाद यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे, यानी डायलॉग्स हमेशा छोटे होंगे, स्वाभाविक होंगे, स्पष्ट होंगे, और कथा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, डायलॉग्स हमेशा छोटे चाहिए, क्योंकि नाटक में थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में डायलॉग्स हमेशा ही क्या होंगे, छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे। और इन्हीं डायलॉग्स के माध्यम से जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
फिर नेक्स्ट है देश काल और वातावरण। एकांकी जो है वो किसी ना किसी समय की होगी, किसी स्थान से संबंधित होगी, किसी वातावरण का चित्रण कर रही होगी, ठीक है। फिर जिससे घटनाएं जो होती है क्या होती हैं और ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। फिर भाषा शैली, यानी भाषा हमेशा सरल सहज होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार उसमें भावात्मक व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया जा सकता है। उद्देश्य, यानी हर एकांकी का कोई ना कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है, जैसे सामाजिक सुधार यानी समाज में सुधार लाना है, नैतिक शिक्षा देनी है, देशभक्ति का भाव जगाना है, या मानवीय मूल्यों का प्रचार करना है, ठीक है। रंगमंचीयता, क्योंकि आपको पता है कि एकांकी जो होती है इसको पढ़ा नहीं जाता केवल, इसको प्रस्तुत भी किया जाता है, इसको परफॉर्म भी किया जाता है। कहाँ पे? स्टेज पे, यानी रंगमंच पे। तो ये उस हिसाब से लिखी जाती है, ठीक है। फिर संकलन त्रय, यानी यूनिटी ऑफ थ्री। सफल एकांकी के लिए समय, स्थान और कार्य यानी घटना। सबसे पहला पॉइंट है समय, स्थान और घटना। ये इन तीनों की एकता जरूरी है, ठीक है। तीनों का मिश्रण जरूरी है, यानी पूरी एकांकी एक ही स्थान पर, एक ही निश्चित समय पर और एक ही मुख्य घटना पे आधारित होनी चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो दीपदान एकांकी है, ये क्या है? बहुत फेमस एकांकी है, ठीक है। भुवनेश्वर की कारवा, ये भी बहुत सफल और श्रेष्ठ एकांकी मानी जाती है, इसके उदाहरण है। एंड में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा, उद्देश्य, रंगमंचीयता, ये सब क्या है? एकांकी के तत्व होते हैं। इसका एक संतुलित समन्वय होता है जिससे कि एकांकी का निर्माण होता है और वो सफल होती है। और एंड में आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो जरूर देख के जाना है आपको, क्योंकि इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह लिंक लगा दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, और जो क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कवर हुए हैं वो मैंने इस सेकंड वीडियो में जो आप देख रहे हो इसमें कवर कर दिए हैं। तो दो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।